सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। पीएफआई का एमपी कनेक्शन। पीएफआई कट्टरवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देता था और ट्रेनिंग के बाद विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यक्ति को 7,000 से 40,000 रुपए तक दिए जाते थे। 2 महीने के बीच ये राशि प्रचार करने वाले व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर की जाती थी। किताबें, पर्चे तैयार करने, बांटने, इंटरनेट, आने जाने का खर्चा, इन सब के लिए ये राशि दी जाती थी। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में पीएफआई का नेटवर्क फैला है। 5 जिले श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, ये सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट थे। फिर से सुन लीजिए, श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, ये पीएफआई के हॉटस्पॉट। जेएमबी और सिमी आतंकी संगठन से कनेक्शन की जांच की जा रही है। एनआईए के साथ साथ एमपी एटीएस भी इस मामले की जांच कर रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कल जिस तरह से शुरुआत हुई, यानी गुरुवार अलसुबह 3 बजे से जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में एनआईए और ईडी ने छापे की कार्रवाई की, उसमें मध्य प्रदेश का क्या कनेक्शन निकल कर आया है वो हम आपको बता रहे हैं। पीएफआई का कनेक्शन एमपी से कट्टर विचारधारा का प्रचार प्रसार का हब, ये समझ लीजिए। ट्रेनिंग दी जाती थी। प्रचार प्रसार के लिए एक व्यक्ति को 7,000 से 40,000 रुपए तक दिए जाते थे। ये पूरा खर्च के लिए इसमें किताबें हैं, पर्चे हैं, पर्चों को तैयार करना और बांटना है, इंटरनेट का खर्चा है, आना जाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सब के लिए खर्चे दिए जाते थे। 25 जिलों में पीएफआई का नेटवर्क फैला हुआ है। 5 जिले श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, ये हॉटस्पॉट थे। इनमें से ये जिले वो भी हैं जो सिमी के स्लीपर सेल के एक्टिव प्लेस रहे हैं। कई जिले ऐसे जिनमें सिमी एक्टिव रहा है, वहीं पर पीएफआई। उज्जैन से आमिर को गिरफ्तार किया गया। यह पीएफआई ऑफिस के पास के जिम में ट्रेनर था। जिम संचालकों से भी एनआईए ने पूछताछ की है। तो जो स्टेट लेवल के लीडर्स हैं 4, उन्हें हिरासत में लिया गया है। पूछताछ उनसे की जा रही है। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, पूरी जानकारी विस्तार से। अभी हमने हालांकि पीएफआई का एमपी कनेक्शन बताया है, कुछ लीडर्स हिरासत में भी लिए गए, तो अभी हिरासत में ही माने जाएंगे या उसे गिरफ्तारी कह दिया जाए, ये थोड़ा समझाएं मनोज। जी बिल्कुल, कल एनआईए की तरफ से जो छापेमार कार्रवाई की गई थी उसमें ये जानकारी दी गई थी कि 4 जो पीएफआई के सदस्य हैं, जो कि यहाँ के लीडर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये गिरफ्तारी जो है मध्य प्रदेश में भी आगे जारी रहेगी, जिस तरीके के इनपुट इंटेलिजेंस को मिले। और यही कारण है कि एनआईए ने मध्य प्रदेश पुलिस नहीं बल्कि एटीएस, जो कि लगातार इस तरीके की गतिविधियों में शिकंजा कसने का काम करती है, तो एमपी एटीएस को जिम्मेदारी दे दी गई। और कई ऐसे पीएफआई से जुड़े लोग हैं जिनके खिलाफ तमाम सबूत मिले थे, उनको लेके अब एटीएस की टीम जो है वो लगातार भोपाल से लेके तमाम जिलों में इस समय सर्चिंग अभियान चला रही। बताया जा रहा है कि इंदौर से रऊफ नाम का जो व्यक्ति है, जो कि पीएफआई से उसका कनेक्शन सामने आया, वो जिला बदर भी था इंदौर में, लेकिन भोपाल के शाहजहानाबाद क्षेत्र में वो फरारी काट रहा था, तो उसके ठिकानों पे भी दबिश दी गई। तो अब आगे चल के क्योंकि जो नेटवर्क का पता चला, जो जानकारी एनआईए और इंटेलिजेंस ने एटीएस के साथ साझा की है, उसके अनुसार 25 जिलों में इनका नेटवर्क है। और करीब 8 महीने पहले जो न्यूज 18 ने खबर भी दिखाई थी कि करीब 600 से ज्यादा जो है वो इस नेटवर्क से सदस्य जुड़ गए और लगातार ये नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। हालांकि मालवा की बात करें तो मालवा में इनका नेटवर्क काफी मजबूत है। और जो अब जानकारी निकल के आई, जो दस्तावेज, जो साहित्य जब्त किए गए हैं और जो इंटेलिजेंस इनपुट है, उसके अनुसार बाकायदा जो सदस्य थे उनको
ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रचार प्रसार की ट्रेनिंग रहते थे, कट्टरपंथ विचारधारा की ये ट्रेनिंग रहती थी। और इसमें जो खर्चा आता था, चाहे वो प्रिंटिंग का हो, दस्तावेज तैयार करना हो, पर्चे तैयार करना हो, इंटरनेट का खर्चा या किसी जिले में आना जाना हो, या फिर सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार करना है, इसको लेके अलग अलग कैटेगरी में 7 से 10,000, 10,000 से लेके 40,000 तक की राशि एक व्यक्ति के खाते में बकायदा ट्रांसफर की जाती। इस संबंध में कई बैंक अकाउंट की डिटेल भी मिली है। तो 5 से 6 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो कि हॉटस्पॉट जो है पीआईएफ के लिहाज से जो है वो बनते जा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जेएमबी के आतंकी राजधानी भोपाल के ऐशबाग से गिरफ्तार किए गए थे, उन आतंकियों का कनेक्शन भी पीएफआई की विचारधारा से मिल रहा है। और सिमी संगठन को लेके ही पहले इस कनेक्शन पे काफी होमवर्क जो है मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियों ने किया है, लेकिन अभी जो काम है एजेंसियों का वो सबूत जुटाने का है, ताकि मध्य प्रदेश में इस संगठन को पूरी तरीके से बैन किया जाए। और यही कारण है कि इस आधार पर जो है लगातार काम कर रही है, और जो स्लीपर सेल मध्य प्रदेश में फैले हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, दायरा तो बढ़ी गया है, लेकिन आने वाले समय में पीएफआई से जुड़े जो लोग हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी होना तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से है। डेंगू का असर यहां बढ़ता जा रहा है। सीजन में पहली बार एक दिन में डेंगू के 14 मरीज मिले हैं। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में 14 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। 51 संदिग्धों के सैंपल भेजे गए थे, 14 डेंगू पॉजिटिव निकले हैं। डेंगू पीड़ितों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, एक दिन में 14, चिंता की बात। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश के बाद ही अब डेंगू का असर लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो जीआरएमसी की जो जांच रिपोर्ट आई है गजराराजे मेडिकल कॉलेज की, उस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में 51 जो संदिग्ध सैंपल भेजे गए थे डेंगू के लिए, उनमें से 14 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन 14 में से 6 बच्चे भी शामिल हैं। तो डेंगू के 24 घंटे में जो 14 मामले सामने आए, उसके साथ ही ग्वालियर में अभी तक जो इस सीजन में डेंगू का आंकड़ा है वो 96 के करीब पहुंच चुका है। और निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल भी डेंगू का जो असर बढ़ा था, उसमें 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत भी हुई थी। 1000 से ज़्यादा डेंगू के मामले सामने आए थे। तो इस बार भी इसी तरह के नज़र आ रहे हैं लक्षण के। अभी इस सीजन में 96 के करीब डेंगू पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। और अब जो बारिश का सीजन जैसे ही थमेगा, उसके बाद ये डेंगू का जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ेगा। इस तरह की चिंता जताई है स्वास्थ्य विभाग ने भी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन को जल भराव और जो मच्छरों वाले इलाके हैं वहाँ फॉगिंग पर फोकस करना पड़ेगा। साथ ही लोगों को भी अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस साल बारिश बेहतर हुई है। तो निश्चित तौर पर अब बारिश के बाद जल जमाव और जो गंदे इलाके जहाँ मच्छर पनपते हैं, उन इलाकों में डेंगू का प्रकोप जो है बढ़ेगा। वाकई, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। क्योंकि ग्वालियर के लिए चिंता सिर्फ डेंगू वायरस नहीं बना हुआ है, लंपी भी बना हुआ है। ग्वालियर चंबल अंचल में लंपी का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। अंचल में 24 घंटे के अंदर 92 पशुओं में लंपी के लक्षण मिले हैं। ग्वालियर के बंधौली गांव में 33 पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं। ग्वालियर मुरैना में 3 गायों की मौत हो गई। ग्वालियर चंबल में अब तक 566 पशु लंपी की चपेट में आए हैं। बंधौली गौशाला में लंपी ग्रसित पशुओं के लिए क्वारंटीन सेंटर बना है, जहां से वापस लौटने की गुंजाइश, चांसेस बहुत कम होते हैं। लंपी वायरस पीड़ित गायों को क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। गुरुवार तक 16,905 पशुओं का वैक्सीनेशन हो चुका है। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, लंपी चिंता की बात है, और क्या ये बात सही है कि वो ठीक है बातें कर देना, इतनी वैक्सीनेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से सतर्कता जरूरी थी। अभी भी जो वैक्सीन है उसके डिमांड और सप्लाई में बड़ा भारी अंतर है, ये बात भी सच है। सुशील,
बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश के इस राजस्थान से जो लगा हुआ सीमावर्ती इलाका है, इन जिलों में लंपी वायरस का असर लगातार बढ़ रहा है। पहले श्योपुर, उसके बाद अब मुरैना, ग्वालियर जिलों में लंपी वायरस का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रकोप का आलम यह है कि बीते 24 घंटे के अंदर ग्वालियर चंबल अंचल के इन जिलों में करीब 92 जो गौवंश है वो लंपी वायरस से ग्रसित पाए गए हैं। अभी तक 566 जो पशु हैं वो लंपी वायरस से पीड़ित हो चुके हैं ग्वालियर चंबल संभाग के इन जिलों में। और अगर देखें तो ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर जिले में अकेले जो बंधोली गांव है उसके आसपास करीब 33 गोवंश जो है वो लंपी वायरस से पीड़ित मिले हैं। और इन सभी गोवंशों को जो गौशाला बनाई गई है क्वारंटीन सेंटर, उस क्वारंटीन सेंटर बंदोली गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है। और ग्वालियर और मुरैना जिले में बीते 24 घंटे में 3 गायों की भी मौत हो चुकी है जो लंपी वायरस से पीड़ित थी। सही बात है कि वैक्सीनेशन की जो दर होनी चाहिए वो धीमी है। और अभी तक अगर अंचल की बात करें तो इन 8 जिलों में करीब 16,000 के लगभग गोवंश को वैक्सीनेशन कराया गया है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी इस तरह की है कि जहां लंपी पीड़ित गोवंश मिलता है उस गोवंश के आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो पशु है उनको वैक्सीनेशन किया जाता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से 566 से ज़्यादा जो गोवंश है अभी तक लंपी की चपेट में आ चुके, तो इनके आसपास के जो 5 किलोमीटर के रेडियस में वैक्सीनेशन बड़ी तादाद में होना है। लेकिन अभी तक सिर्फ 16,000 पशुओं को वैक्सीनेशन किया जा सका है। तो निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इंदौर में क्या स्थिति है? लंपी को लेकर स्थिति भयावह होती जा रही है। कलेक्टर ने इंदौर जिले में लगने वाले पशु हाट बाजारों में खरीद बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सीमाओं से लगे जिलों से इंदौर में गौवंश के परिवहन पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में बीमारी का प्रकोप ज्यादा है। मंत्री तुलसी सिलावट बीमारी को रोकने के लिए अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दे रहे हैं। हालांकि ये निर्देश पहले ही मुख्यमंत्री दे चुके हैं। बीमारी की वजह से दूध की खपत पर भी असर पड़ने लगा है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि ये बीमारी इंसानों पर कोई असर नहीं डालेगी। ये जो वायरस है लंपी, गंभीर मामला है क्योंकि मवेशी भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। सारे अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस बीमारी को रोको और जहाँ जहाँ पाई जाती है उसकी क्या सुरक्षा। मवेशी हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारे परिवार के हिस्से पर हम तब ध्यान रखते हैं जब वो वायरस की चपेट में आ जाता है। क्या परिवार के साथ ऐसा होता है? मध्य प्रदेश में लगातार लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। जबलपुर में अलर्ट है। जबलपुर जिले में अब तक कोई मामला नहीं आया है, फिर भी कलेक्टर ने निगरानी के निर्देश दिए हैं। जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी, उनका कहना है कि लंपी वायरस एक वायरल बीमारी है और लंपी से संबंधित टीके की सप्लाई शुरू हो चुकी है। लंपी से संबंधित टीका फिलहाल कोई है नहीं। गोट पॉक्स का टीका इसमें लगाया जाता है। गोट मतलब बकरी, बकरी वाला टीका। और एक वैक्सीन बनने की बात कही जा रही है, वो कहां तक बन के आई है ये अभी कुछ साफ नहीं है। जबलपुर जिले में गायों को वैक्सीन लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और लंपी वायरस से गोपालकों की जान सांसत में है। सहमे सीहोर के पशु पालकों ने आष्टा में खेड़ापति हनुमान मंदिर में राम नाम का जाप किया ताकि जानलेवा बीमारी प्रदेश और देश से जड़मूल से समाप्त हो जाए। संगीतमय राम नाम जाप का पाठ हर रोज सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक किया जा रहा है। बारी बारी से आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ राम नाम का जप किया जा रहा है। जब भी करिए और पशुओं के लिए मौत का पैगाम बनकर आई लंपी बीमारी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, ये भगवान राम से कहा जा रहा है। बिल्कुल कहना चाहिए, हर किसी को भगवान का सहारा रहता है, पर उनसे भी कहना चाहिए जिन्हें आप लोगों ने भगवान बना दिया। उनसे भी पूछना चाहिए कि लंपी जब पूरे देश में फैल रहा था तब लंपी को लेकर कितनी तैयारियां थीं। बड़ी खबर भोपाल से। शिवराज का मॉर्निंग एक्शन लगातार जारी है। सागर जिले की समीक्षा कर रहे हैं सीएम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा है। तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। सीएम का मॉर्निंग एक्शन लगातार जारी है। सागर जिले की समीक्षा कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री। तमाम योजनाओं के बारे में वो पूछते हैं। जो टारगेट सेट किया गया था वो टारगेट कितना पूरा हुआ इसके बारे में जानकारी ली जाती है और तत्काल एक्शन भी ले लिया जाता है। अगर कहीं कोई गड़बड़ झोल नजर आता है, जिम्मेदार जवाबदेही से बचते नजर आते हैं
तो तत्काल एक्शन भी हो जाता है। ये मॉर्निंग एक्शन है, सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन। सागर जिले की वो समीक्षा कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, लगातार इस समय बैठक जो है वो लेने का काम बीसी के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। सागर के तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। जो फीडबैक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास आया उसके आधार पे तमाम कार्यों की समीक्षा जो है इस बैठक में की जा रही है। अधिकारी जो जुड़े हैं इस बैठक से, जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, उनसे भी लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करने का काम कर रहे हैं। और जो मकसद यही है कि किस तरीके से सागर जिले की जो व्यवस्थाएं हैं उनको आगे जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए और जो सरकार की जो योजना है उन योजनाओं का फायदा जो हितग्राही हैं, जो इनके पात्र व्यक्ति है उन तक पहुंच रही कि नहीं, इसको लेके भी फीडबैक लगातार लिया जा रहा है। 17 सितंबर से लगातार पूरे मध्य प्रदेश में जो एक योजना के तहत, एक अभियान के तहत लगातार हितग्राहियों तक पहुंचने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, उसको लेकर भी ये समीक्षा बैठक जो है काफी अहम बताई जा रही है। इसके अलावा सागर के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी चर्चा की जाएगी, फीडबैक लिया जा रहा है पुलिस अधिकारियों से। इसके अलावा जो किसान है या फिर जो संबल योजना के हितग्राही है उनसे भी लगातार जो डाटा आया है उस पर भी समीक्षा बैठक जो है काफी अहम बताई जा रही है। तो आज पूरी समीक्षा के बाद जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो लगातार कहते हैं कि जनता के एक एक व्यक्ति तक जो हितग्राही है उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। यदि उसमें सागर खरा नहीं उतरा तो यहाँ पे फटकार भी और नाराजगी भी जाहिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के सामने कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो कमियां हैं या फिर दिशा निर्देश देने का काम जो है आज इस समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर नरसिंहपुर में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस के नेता इसमें शामिल होंगे। 13 अखाड़ों के अध्यक्ष, आचार्य, प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। श्रद्धांजलि सभा में कई विदेशी मेहमान पहुंचेंगे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की वसीयत इस दौरान पढ़ी जाएगी। आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला और डिंडौरी भी जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे, जनता से वोट अपील करेंगे। डिंडौरी के हिनौता गांव में मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर में शिरकत भी करेंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट भोपाल से, दोनों के लिहाज से, जो कर्ज लेता है, जो कर्ज देता है। आदिवासी इलाकों में कर्ज देने के मामले में सख्ती, बिना अनुमति के साहूकार कर्ज नहीं दे सकेंगे। मध्य प्रदेश के 89 आदिवासी विकास खंडों के 11,000 से अधिक गांव में ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई साहूकार कर्ज नहीं दे सकेगा। ऐसे में ग्राम सभा की अनुमति न होने पर राजस्व विभाग द्वारा जारी साहूकारी लाइसेंस भी प्रभावी माना जाएगा। इसका प्रावधान सरकार ने साहूकारी अधिनियम में किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सक्रिय होने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस एक परिवार तक सीमित है, कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई है। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में चाहे वो दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़े चाहे कोई लड़े, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट करके रह गई है। कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो देश विरोधी ताकतों के साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं, ऐसे लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो हम तो उनको शुभकामनाएं देंगे।